everyone, welcome to lecture number 19 of macroeconomics for your class 12. तो we were studying money and banking, right? जिसमें हमने already introduction part हमारा कर लिया है where we have understood barter system and its disadvantages जो काफी बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, right? Right now in this particular lecture we are going to define money. What does money means? So we all know a little about money, ठीक है? मनी हम सबकी जरूरत होती है. इट इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ वॉट एवर वी डू. ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, राइट? सो मनी इज अ ड्राइविंग फोर्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने मनी को किस तरीके से समझाया था. तो मनी इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स जिसको समझाना एग्जैक्टली थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके कई तरीके हैं. कई तरीकों से हम मनी को समझा सकते हैं. सो लेट अस रीड डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी. ये हॉटरी की डेफिनेशन है, राइट? इट सेज मनी इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स विच लाइक अ टीस्पून, एक चम्मच के जैसे या एक अम्ब्रेला छाते के जैसे डिफाइन की जाती है उसके प्राइमरी यूज पे या पर्पस पे जो वो सर्व करता है, राइट? सो इनका कहने का मतलब है कि मनी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन. इन कन्वेंशनली ऑल्सो मनी की डेफिनेशन ऐसी ही है. तो देर आर डिफरेंट फंक्शनल डेफिनेशंस ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. देखो ये रॉबर्टसन की डेफिनेशन है. रॉबर्टसन की डेफिनेशन इट एम्फसाइजेस ऑन जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी, ठीक है? एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स, देखो यहाँ पे जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी की बात की गई है, फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस, राइट? दिस इज money according to Robertson. Then another definition by Kent, money is anything which is commonly used and generally accepted as medium of exchange. ठीक है? देखो केंट की डेफिनेशन दो चीजों पे स्ट्रेस कर रही है. पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, राइट? तो ये दो फंक्शंस पे एम्फसाइज कर रही है. देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ वॉल्कर जो कि बहुत ही वाइड और वेग डेफिनेशन है. ही सेज मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है? मनी वो है जो मनी करता है, राइट? देन वी हैव अनदर डेफिनेशन विच इज inclusive of all these, anything that is generally acceptable as a means of exchange. मनी का देखो काम क्या होता है? मनी का काम है एक्सचेंज में मदद करना. सो इफ यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पे आपको मनी की जरूरत ना पड़े तो आई एम श्योर आपका समझदार दिमाग कैसे सिचुएशन ढूंढेगा. अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नो यूज. एक इंडिविजुअल और फैमिली, ठीक है, अकेले आइलैंड पे है, अकेले ही सारी चीजें कर रही है. इन दैट सिचुएशन यू डू नॉट नीड मनी इन योर पिक्चर, राइट? देन कंटिन्यू करते डेफिनेशन. एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर, उसका मापने के लिए, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. तो दिस डेफिनेशन एम्फसाइजेस ऑन थ्री प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. ऑलराइट, सी मनी अगर हम अभी के सिचुएशन में सोचें, आप आपके लिए मनी क्या हो सकता है? आपके लिए मनी हो सकता है जीपे, राइट? फोन पे, पेटीएम, थिंग्स लाइक दीज, यानी डिजिटल वॉलेट्स के फॉर्म में. सो मनी टुडे कैन बी डिफाइंड एनीथिंग which widely accepted for making payments or settling debts. Settling debts यानी आप भुगतान करने में, आपने डेट लिया है, आपने लोन लिया है, उसको सेटल करने में काम आए, ठीक है? उस मीडियम को हम मनी कहते हैं. ये नहीं कि आपने मनी के फॉर्म में डेट लिया और आप जाके 20-30 भेड़े दे आओ उसको, कह रहे ठीक है ये लो शीप रखो मेरी और सेटल कर दो लो. नो, इट डजंट वर्क्स लाइक दैट, ठीक है? इट डज नॉट नाउअडेज, इट डज नॉट हैव टू बी फिजिकल कैश जैसे कि कॉइन या फिर पेपर. काफी इवॉल्व हो चुका है, अब क्रिप्टो करेंसीज जैसी चीजें आ गई हैं.
इसमें डिजिटल फॉर्म्स जैसे कि बैंक बैलेंसेस, ऑनलाइन ट्रांसफर, मोबाइल पेमेंट्स, ये सारी बातें भी आती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मॉडर्न फॉर्म में मनी की डेफिनेशन काफी इवॉल्व हो चुकी है। इट इंक्लूड्स प्लास्टिक मनी लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, देन योर डिजिटल वॉलेट्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, पेटीएम, गूगल पे, इवन क्रिप्टो करेंसीज, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, बिटकॉइंस। ठीक है, देयर इज अ कंट्री इन दिस वर्ल्ड जो कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर या फिएट मनी के रूप में एक्सेप्ट करता है, राइट? ठीक है, ये सारी जो भी चीजें हैं ये आपके बेसिक फंक्शंस को, जो बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी है उन सबको कंप्लीट करती हैं। ठीक है, जैसे कि पेटीएम मीन्स ऑफ एक्सचेंज भी है, आप उससे वैल्यू मेजर करते हैं और उसमें ही आप पैसे अपने स्टोर करके रखते हैं, राइट? तो एग्जाम में आप क्या लिख सकते हो, वॉल्कर की ये डेफिनेशन के आगे फुल स्टॉप के बाद यू कैन राइट दिस। ठीक है, ये वाला डेफिनेशन, राइट, विच इंक्लूड्स डेफर्ड पेमेंट्स एज वेल, यानी फ्यूचर पेमेंट के टाइम जैसे ईएमआई। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ मनी। सी आई एम श्योर इन योर पॉकेट आपके पास कॉम्पोजिशंस होते होंगे, आपके पास सिक्के होते होंगे, राइट? और आपके पास फिर पेपर करेंसी होती होगी। ठीक है, द अदर यू हैव इज पेपर करेंसी। अब इसके भी टाइप होते हैं, पहले हम सिक्कों से शुरू करते हैं। सिक्कों में वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स बिफोर डाइविंग इनटू द कॉन्सेप्ट। लेट मी मेक श्योर कि आपको वो चीज समझ आई आई है। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, देखो, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, अंदर का वैल्यू, राइट? जैसे कि जो आपका 1 रुपए का कॉइन है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा मेटल यूज हुआ है, राइट? फेस वैल्यू क्या होती है, जो 1 रुपए का कॉइन है उसके ऊपर क्या लिखा है, 1 रुपी, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 रुपए, उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए हो गई। ठीक है, अब सपोज करो ये 1 रुपए का जो सिक्का है ये गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है, बट स्टिल इसमें 1 रुपए ही लिखा है, तो इस गोल्ड कॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू मैं कह सकती हूँ बहुत ज्यादा है देन फेस वैल्यू। आज के टाइम पे गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 75,000। तो अभी गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है उसके फेस वैल्यू से। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू, राइट? अच्छा, फेस वैल्यू को आपके रेफरेंस बुक में क्रेडिट मनी से भी, फुल एम्बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी है, वो भी ऑलमोस्ट सेम चीजें ही एक्सप्लेन करता है। इफ यू नीड कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। राइट, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स मेटालिक मनी। दो तरह के होते हैं, पहले तो फुल एम्बॉडीड, फुल एम्बॉडीड मतलब भारी भरकम। देन टोकन मनीज, टोकन जैसे हम चाट खाने जाते हैं ना, तो हम 50 रुपए उनको देते हैं, वो 50 रुपए हमें एक प्लास्टिक का टोकन देते हैं, दैट इज योर टोकन, दैट इज नॉट शोइंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट रुपए, इट इज मियरली अ टोकन। तो फुल एम्बॉडीड मनी क्या होता है, इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है फेस वैल्यू के। बट अगर सरकार बोल दे कि ये गोल्ड कॉइन 1 रुपए है, तो इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो जाएगी फेस वैल्यू से, क्योंकि फेस वैल्यू पे सरकार ने बोला था ये 1 रुपए का कॉइन है। अंडरस्टूड? बट अभी समझने के लिए, फुल एम्बॉडीड कॉइन में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो जाती है, राइट? जो मेटल कंटेंट है इट इज क्लोज टू द फेस वैल्यू। अगर आप 75 के 75,000 का 10 ग्राम का कॉइन लेके आओ गोल्ड का, सपोज दिस इज अ गोल्ड कॉइन, तो जब आप बेचने जाओगे तो भी आपको अभी मतलब एक आध महीने बाद आप बेचने जाओगे तो भी आपको लमसम 75 to 80,000 ही मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे इंट्रिंसिक जो मेटल का वैल्यू है इट इज सिमिलर टू द वैल्यू दैट यू विल गेट। बट अगर इसी केस में टोकन मनी लेके जाओ, आप 10 रुपए का कॉइन लेके जाओ,
तो हो सकता है 10 रुपए के कॉइन में सिर्फ 2 रुपए का जिंक यूज किया गया हो, या ऐसा कोई स्टेनलेस स्टील या ऐसा कोई मेटल कंटेंट यूज किया गया हो जो काफी कम हो उसके फेस वैल्यू से। अंडरस्टूड द डिफरेंस? नाउ फुल एम्बॉडीड कॉइन ये प्रेशियस मेटल्स के बने होते हैं, जैसे चांदी, प्लैटिनम, गोल्ड, ठीक है, राइट, वैल्यूएबल मेटल्स के बने होते हैं, जो तभी तो ये फुल वर्थ दिखाते हैं उसकी, तभी तो हम उसको भारी भरकम सिक्का, फुल बॉडीड कॉइन बोलते हैं, मस्कुलर वन। टोकन कॉइन क्या होते हैं, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, राइट। अभी जैसे 2 रुपए से बन जाएगा आपका 20 रुपए का सिक्का, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी क्या है, कम है, और फेस वैल्यू इस केस में ज्यादा है, यानी जो मेटल कंटेंट होगा कॉइन का वो कम होगा, मीनिंग द वैल्यू कम्स फ्रॉम इट्स ऑफिशियल स्टेटस एज मनी। सरकार ने बोल दिया कि हम भले ही इसमें 1 रुपए का स्टेनलेस स्टील डाल रहे हो, लेकिन ये सिक्का 20 रुपए का ही है, ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। नाउ मेड फ्रॉम बेस मेटल, ये बेस मेटल से बना होता है, चीप मेटल से बना होता है, निकल, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेस वैल्यूएबल मेटल से बना हुआ होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल पिक्चर। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स पेपर मनी और करेंसी नोट्स। देखो, पेपर मनी, एक तो आपने चेक्स देखे होंगे, राइट, एक आपने ये नया वाला मनी देखा होगा, और एक आपने ये देखा होगा पुराना वाला पैसा जो डिमोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। मैं आपको तीनों चीजें बहुत इत्मीनान से समझाऊंगी, इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। तो देखो, इसको हम बोलते हैं फ्यूडिशरी मनी, इसको हम बोलेंगे फियाट मनी, और इसको हम बोलेंगे लीगल टेंडर मनी, राइट। आपको लग रहा होगा कि लीगल टेंडर और फियाट एक होता है, नो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, हम इसी को समझेंगे, दैट इज व्हाई आई सेड ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले हम फ्यूडिशरी मनी और हमारे फियाट मनी के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, राइट। फियाट मनी में ही आप एक चीज ऐड करोगे तो आपको लीगल टेंडर मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको अभी के लिए एक जैसा ही ट्रीट करके देखते हैं। So this is the column of your fiduciary money and this is the column of your fiat money. Alright? तो सबसे पहला, fiat money is a currency that has value because the government declares it legal tender. सरकार की बैकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। मैं और आप सरकार नहीं है, बचपन में आपको याद होगा ना, हम पेजेस फाड़ के उसमें 10 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए लिख देते थे, और अपने छोटे भाई बहन को वो नोट देते थे कि एक काम करो, मुझे चॉकलेट दे दो अपनी, मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूँ। अब वो तो नादान परिंदे थे, वो सोचते थे हाँ ठीक है यही पैसे हैं, बट नो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसमें बैकिंग सरकार की नहीं है, उसमें मेरी बैकिंग थी। आई हैव डन दिस विद माय सिस्टर, दैट इज व्हाई आई रिमेंबर दिस स्टोरी। तो करेंसी जिसकी वैल्यू होती है विद गवर्नमेंट बैकिंग, दैट इज फिएट। फिड्यूशरी क्या होता है? इट इज मनी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ठीक है। जैसे कि जैसे बैंक नोट्स हो गए आपके, ठीक है, चेक्स हो गए, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, राइट। देन इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी और लॉ, एंड दिस इज बैक्ड बाय ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन दी पर्सन और यूजर। जैसे फ्यूडिशरी मनी में आप, फ्यूडिशरी मनी एक टाइम पे यूज होता था जब ट्रेड बढ़ गया था, वो लोग लिख के देते थे कि हम इतने का भुगतान करेंगे, आप इसको उस टापू पे लेके जाओ, उस आइलैंड पे लेके जाओ, ठीक है। ये पुराने समय में मनी के पैरेलल, ये फ्यूडिशरी, ये ट्रस्ट पे भी जो एक शीट ऑफ पेपर मिलती थी, दैट वाज आल्सो प्रचलन में था, राइट। आप एग्जाम्पल इसके फियाट मनी के देखो, आपके एग्जाम्पल पेपर करेंसी हो गई जैसे रुपी या डॉलर, यहाँ पे बैकिंग हो गई, ठीक है, किसकी? सरकार की या किसी लीगल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी की, ठीक है।
फ्यूडिशरी के एग्जाम्पल्स प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स, चेक्स होते हैं ना जिसमें लिखा रहता है मैं इतना भुगतान करूंगा फला फला को, राइट। लीगल टेंडर येट यस मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय लॉ। अगर आप लीगल टेंडर लेके जा रहे हो, अपना फिएट करेंसी लेके जा रहे हो, तो सामने वाला मना नहीं करेगा। जैसे अगर आप जा रहे हो टमाटर की दुकान पे और बोलते हो कि भैया मुझे टमाटर चाहिए और उसको 50 रुपए का नोट दे के आते हो, तो ही इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दैट। बट अगर आप बोलो कि ये मैं चेक लिख रहा हूं तुमको 50 रुपए का, तुम ये ले लो, तो वो आपको मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्यूडिशरी तो म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, राइट। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे नन होती है, वैल्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट बैकिंग। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर सरकार बोल रही है गोल्ड का कॉइन आज से 1 रुपए का है, तो फिर वो फियाट मनी बन जाएगा, फियाट करेंसी में आ जाएगा। फिड्यूशरी में कोई वैल्यू नहीं होती है, इट बिकम्स फ्रॉम द वैल्यू कम्स फ्रॉम द प्रॉमिस टू पे। ये टर्म याद रखना, प्रॉमिस टू पे, राइट। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बिटवीन द डिफरेंस ऑफ फियाट एंड योर फिड्यूशरी मनी। अब इसमें एक छोटी सी बात है जो शायद मैंने लिखी नहीं है, मैं उसको यहीं पे समझा देती हूँ आपको। देखो फियाट मनी और लीगल टेंडर के बीच का डिफरेंस बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आपको इसमें कुछ लिखना या सोचना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। हमने एक चीज पढ़ी फियाट, एक चीज पढ़ी लीगल टेंडर। तो फियाट करेंसी एनीथिंग जो कि फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में है, वो उसमें कॉइन्स हो सकता है या फिर नोट्स हो सकती हैं, ठीक है। प्लस दूसरा उसमें इट शुड बी बैक्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी और लॉ, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से फियाट मनी हमारा रुपया भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, ठीक है। अब लीगल टेंडर की पहली कंडीशन क्या होती है? उसको फियाट होना चाहिए, राइट। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। एंड देन योर नेसेसरी कंडीशन इज कि जब आप डेप्ट पे करो तो वो लीगली एक्सेप्टेबल हो। से अगर मार्केट में मैं $1 लेके जाऊंगी टमाटर खरीदने, तो वो डॉलर एक्सेप्ट करने से मना कर देगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ लीगल टेंडर नहीं है। अगर मैं 50 रुपए का नोट लेके जाऊंगी तब वो एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ का लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर में दो चीजें होती हैं। पहली बात, उसको फियाट मनी होना चाहिए। दूसरा, it must be legally valid for all debts and transactions in the country or you cannot refuse to accept it. All right? तो ये हो गई आपकी फियाट मनी और लीगल टेंडर की बात। नाउ जो डिमोनेटाइज्ड मनी है, यानी पुराने वाले नोट, वो आपके फियाट मनी तो हैं, बट वो लीगल टेंडर मनी नहीं है। ऑल राइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लीगल टेंडर से निकली हुई दो बातें। एक हमारे पास होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरा हमारे पास होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड बोथ द टर्म्स। सी, तो जो हमारा लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है, इसका मतलब है मनी दैट कैन बी लीगली एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसमें एक लिमिट होती है, मतलब उससे ज्यादा आप उसका भुगतान नहीं कर पाओगे। अनलिमिटेड में क्या होता है? ये विदाउट एनी पेमेंट लिमिट होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नॉट फॉर योर एग्जाम, इसमें भी एक लिमिटेशंस होती हैं। जो एक एक्ट है, फाइनेंस एक्ट आई गेस 2017 के हिसाब से, उसमें भी लिमिटेशंस है अप टू 2 लाख रुपीज। ये बस ऐसे सुन लो आप, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट क्या हो सकती है? इट कैन बी यूज फॉर पेमेंट अप टू ओनली अ स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है। जैसे आप 1 रुपए 2 रुपए, ये नहीं कि आप 1 रुपए से 1 लाख
का सामान खरीद लो बदला लेने के लिए दुकानदार से, उसने आपको टॉफी खरीदने नहीं दी थी, आपके पास 10 पैसे कम थे तो आप बदला लेने निकल गए कि अब इससे 1 लाख का सामान खरीदूंगा और 1 रुपए दूंगा। नहीं, दैट इज नॉट लीगली एक्सेप्टेबल, ही कैन रिफ्यूज। ठीक है, तो सब कॉइन्स की लगभग अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि आप इसमें इतना ही पेमेंट कर सकते हो, राइट। पेपर करेंसी हो गई, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, मतलब आप उसमें कितना भी पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन होता है एक स्पेसिफाइड लिमिट के लिए। इसमें इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लॉ फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, राइट। एक कॉइनेज एक्ट है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कॉइन्स की। इनफैक्ट जो 50 पैसा है, जो अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है क्योंकि उसकी जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है, बट इट इज ऑल्सो आवर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी टिल डेट, राइट। फंक्शंस ऑफ मनी, देखो, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए मनी आया। अब मनी के कुछ फंक्शंस हैं जो कि इवॉल्व हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली होते रहेंगे। मेजरली मनी के फंक्शंस हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फंक्शन वी हैव प्राइमरी functions of money, then we have secondary functions of money, then we have tertiary या फिर contingent functions of money. All right, so we'll first start with primary, then secondary, then we'll move towards tertiary या फिर contingent functions. तो प्राइमरी मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब सबसे पहला, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार है, ठीक है, वी हैव अ कार। कार का जब इन्वेंशन हुआ होगा, ठीक है, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसको हम प्राइमरी फंक्शन बोल सकते हैं। सबसे पहले आप कार में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें और एडिशनल फंक्शन नहीं थे। देन लोगों ने सोचा कि सेकेंडरी फंक्शन में कि उसको थोड़ा और कंफर्टेबल बना दिया जाए, ठीक है, उसमें सीट्स लगा दें और 2-4, तो हम 6 लोग चलेंगे साथ में। देन इवॉल्व होते होते कार का डिजाइन, मॉडल, फाइनली हम डिजाइन, ठीक है, उसका लुक कैसा होना चाहिए, लुक्स तो आर इम्पोर्टेंट। देन उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, जैसे एसी लगा दो, छोटा फ्रिज लगा दो, अंदर ही हम लोग अपना कोल्ड ड्रिंक और सब सामान लेके जाएंगे, ठीक है। अंदर आप टीवी भी लगा दो उसमें, ठीक है, छोटे छोटे स्क्रीन होते हैं। तो ऐसे करके, लेकिन कार का अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, कन्वीनियंस, एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाना। तो इसी तरह मनी के भी हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। So the first function of money we have under primary is medium of exchange, ठीक है। मनी फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ डायरेक्ट बार्टर ट्रेड। आप यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। आपको जो चीजें चाहिए आप उसका मनी में पेमेंट करो, फिर जिसको मनी मिला है वो शॉप वाले को, उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो मनी ले जाके दूसरी चीजें खरीद लेगा, है ना। दूसरा हमारे पास है मेजर ऑफ वैल्यू। देखो, मेजर ऑफ वैल्यू को हम और क्या बोल सकते हैं? मेजर ऑफ वैल्यू को हम बोल सकते हैं बच्चा यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी है। जैसे हम वेट को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वैसे ही हम कमोडिटी को मेजर करते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट यानी मनी से।
We take money as unit of account. So money serves you as a measurement, ठीक है, in terms of values of the goods and services. ठीक है, देखो क्या होता है, मनी के पास एक पावर होती है, मनी इज पावरफुल, इट हैज परचेजिंग पावर। वो वैल्यू को देखते हुए, गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को देखते हुए, उनके प्राइसेस को देखते हुए, अब प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस कुछ नहीं, दे आर जस्ट द यूनिट्स ऑफ मनी, ठीक है, जैसे रुपए, फॉर विच अ यूनिट ऑफ कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड और सोल्ड, उन प्राइसेस के एक्सचेंज में, ठीक है। तो एक वैल्यू असाइन हो जाती है, मान लीजिए एक चॉकलेट है, चॉकलेट का प्राइस 100 रुपए है, तो उसका हम क्या पूछते हैं दुकानदार से, भैया इसका प्राइस क्या है, 100 रुपए। तो अगर आप अपने पॉकेट से मेजर करके 100 रुपए निकालोगे, तो वो आपको 100 रुपए वर्थ ऑफ वैल्यू का चॉकलेट आपको देगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे कि अ कार इज प्राइस्ड एट 5 लाख और फोन क्या है 20,000, तो कैन वी से कि हम बहुत सारे फोन खरीद सकते हैं कार के प्राइस में, ठीक है। मान लीजिए कार का प्राइस है 1000 और फोन का प्राइस है 100 रुपए, तो कैन वी से हम 10 फोन्स खरीद सकते हैं फॉर अ प्राइस ऑफ वन कार, राइट। चलो, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस, लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकेंडरी। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। देखो मनी इट सर्व्स एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, पेमेंट्स दैट आर मेड इन फ्यूचर, जैसे कि आपका EMI, ये कुछ नहीं, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट जो है आपकी वो स्प्रेड हो गई है ओवर द टाइम, ठीक है। सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो पेमेंट टाइम था वो स्प्रेड कर दिया गया है। अंडरस्टूड? देखो मॉडर्न इकोनॉमी में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारी पेमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप इंटरेस्ट, रेंट, सैलरीज, पेंशन, लोन्स, इंश्योरेंसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि आपको एक टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इसीलिए डेफर्ड पेमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, विच अगेन इज फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शंस, जिससे कि आप एक चीज को फ्यूचर में पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया, टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक, जो कि आप 5 साल में रीपे करोगे। आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और आप उसको विद इन 5 ईयर्स, आप लोन वाला जो बैंक वाला है वो आपको ब्रेक करके दे देगा, 5 साल की आपकी वो बना देगा और आपको बोलेगा आप इतना लिमिट जो है, इतना लिमिट ऑफ क्वांटिटी हमें हर बार पे करते रहोगे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल पेइंग अ कार इन मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 3 ईयर्स, इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है EMI। EMI याद रखना, आईफोन हम EMI पे खरीद लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब पीपल दे कैन कीप देयर वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी। आप पैसा कमाते हो, बार्टर सिस्टम में ये चीज थी नहीं ना, आप वेल्दी नहीं हो सकते थे, आपको एक्सचेंज करते रहना पड़ता था, क्योंकि कुछ बार आपके पेरिशेबल आइटम्स होते थे, तो ऐसी सिचुएशन में वो सड़ जाते थे, आप वेल्दी नहीं हो सकते हो। बट नाउ मनी इज सर्विंग यू एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब आप अपनी वेल्थ को मनी के फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। सो स्टोरिंग ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी हैज सॉल्व्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इट इज इकोनॉमिकल एज वेल एज कन्वीनियंट वे ऑफ स्टोरिंग योर वेल्थ, ठीक है। देखो बहुत सारे तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स,
ठीक है, जो कि आपको स्टोर ऑफ वैल्यू सर्व करके देते हैं, and they compete with money in this regard. But why money is better? मनी ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि वो परफेक्टली लिक्विड असेट है। अगर आप बॉन्ड या शेयर या डिबेंचर्स के फॉर्म में अपनी वेल्थ इकट्ठा करते हो, तो आपको तुरंत जरूरत हुई, आज आप बीमार पड़ गए, शाम को आपको पैसों की जरूरत है, तो आप वो लिक्विड उतने नहीं है, दोज आर नॉट वेरी मच liquid, they are not readily and generally accepted means of payment. What? Bonds, debentures, but money is. Understood? Let me write it somewhere. Money is perfectly liquid asset. ठीक है, मतलब इसका मतलब that is it is readily and generally acceptable means of payment. Understood? जैसे saving cash in your bank account for your retirement. Now let us move towards contingent functions, right? तो देखो contingent functions का मतलब है role of money in assisting. Let me write it here. Contingent functions का क्या मतलब होता है? Role of money, money के role in assisting various economic activities. Sorry, entities. अब मनी वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज को असिस्ट करने में हेल्प करता है। ये इकोनॉमिक एंटिटीज कैसे हो सकती हैं? जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, राइट? तो हमारे पास सबसे पहला कंटिंजेंट फंक्शन आता है मनी मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इट एम्स टू इंक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्ट्रैटेजीज। देखो, जब बार्टर इकोनॉमी थी, जब हमारे पास मनी नहीं थी इन फिजिकल फॉर्म और इन डिजिटल फॉर्म, तो हम मनी या जो भी हमारे पास उस वक्त गुड्स एंड सर्विसेज होते थे उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाते थे। उसको मैक्सिमाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका था, आप उसको ज्यादा प्रोड्यूस करिए। बट सिंस वी हैव मनी, वी कैन इन्वेस्ट इट इन वेरियस फॉर्म्स, राइट? जैसे कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करके पैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस ले सकते हैं हम, राइट? सो दिस इज अ कंटिंजेंट फंक्शन, मनी मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड, वी हैव यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। देखो, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक जो रैशनल कंज्यूमर होता है, रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। ठीक है, आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, हमने मार्जिनल यूटिलिटीज के बारे में पढ़ा था, जिसको हम प्राइसेस या फिर मनी के फॉर्म में मेजर करते थे, राइट? So utility maximization focuses on achieving the highest satisfaction from consumption based on preferences and budget constraint. Then another contingent function is employment of factor inputs. अब देखो, हमने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात की, अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर के सेटिस्फैक्शन की। यानी प्रोड्यूसर ऑल्सो aims at maximization of its profit, maximization of his profits, right? It refers to allocation of labor, capital, land to maximize production and efficiency. और ये जो मेजरमेंट है प्रोडक्शन और एफिशिएंसी का, ये हम किससे इक्वेट करके करते थे? ये हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से इक्वेट करके करते थे, राइट? एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम किससे नापेंगे? प्राइस से। Since the rates of remuneration, जैसे कि वेज रेट, आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स,
मनी हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू अराइव एट डिसीजन कि किसको कितना यूनिट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना एम्प्लॉय करना है और किसके हिस्से में कितनी इनकम आएगी. ऑल राइट. Fourth, we have distribution of national income. This is yet another important contingent function of money. See, money का इस्तेमाल होता है to facilitate distribution of national income among various factors of production. ठीक है. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन इज आउटकम. ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो भी आउटकम निकलता है उसी को तो हम प्रोडक्शन बोलते हैं. तो अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है. कंटिंजेंट फंक्शन यही समझाता है हमें. ठीक है. So it involves the allocation of total income generated within an economy among its factor of production and household. ठीक है. Then we have basis of credit. देखो basis of credit का मतलब है it refers to the principles guiding lending and borrowing including collateral and credit worthiness. जो क्रेडिट होता है यानी लोन, ये मॉडर्न मॉनेटरी इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसेस और कॉमर्सेस दे डिपेंड ऑन क्रेडिट ऑफ योर कंट्री. ठीक है. सो मनी प्रोवाइड्स यू द बेसिस ऑफ द एंटायर क्रेडिट सिस्टम. अगर हमारे पास क्रेडिट सिस्टम नहीं है तो हमारे पास कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्रेडिट के, जैसे कि आपका चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट, ये सब इंस्ट्रूमेंट हम नहीं यूज करते हैं, नहीं यूज कर सकते थे अगर हमारे पास मनी बेसिस नहीं बनाता क्रेडिट सिस्टम का. सो मनी इज एट द बैक ऑफ ऑल क्रेडिट. मनी इज एट द बैक ऑफ ऑल क्रेडिट. ठीक है. तो यहां से हमने 3 मेजर फंक्शंस पढ़े हैं. ठीक है. वी हैव रेड फंक्शंस ऑफ मनी. हमने 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस समझे यहां से. फर्स्ट वी हैड प्राइमरी फंक्शन, देन वी हैड सेकेंडरी, देन कंटिंजेंट. ठीक है. वी कैन से कि सेकेंडरी फंक्शन प्राइमरी से आता है और कंटिंजेंट फंक्शन सेकेंडरी और प्राइमरी से डिराइव होता है. प्राइमरी फंक्शन में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू. ठीक है. सेकेंडरी में हमारे पास 3 फंक्शंस थे. ठीक है. सबसे पहला था ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. ठीक है. कंटिंजेंट में हमने 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े हैं, सॉरी 4, 5 एक्चुअली. मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी. ठीक है. देन वी हैड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, देन बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में ये कंटिंजेंट फंक्शन का ये थर्ड वाला है. इसमें एक चीज समझना, जब हम बात करते हैं हमारे डेवलपमेंट की, ठीक है, तो उसमें नेशनल इनकम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन डिस्ट्रीब्यूटिंग नेशनल इनकम. में एक दूसरा पर्सपेक्टिव समझा रही हूँ आपको.
when we are talking about distribution of national income, we can check this other way as well. जैसे टैक्सेस, टैक्सेस आप कलेक्ट करते हैं, सरकार हमसे कलेक्ट करती है, फिर ये हमसे कलेक्ट करके नीडफुल लोगों को देती है, अगर मैं लेमैन टर्म में समझाऊं तो, ठीक है। जैसे रोड बनती हैं, रोड टैक्सेस कलेक्ट करके बनती हैं, तो रोड में ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ अमीर आदमी चलेगा जिसने टैक्स दिया है, वो सबके लिए है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मनी ये सारे प्रोसेस को इजी कर देता है। ऑलराइट, सो यहाँ तक के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। देन वील पॉजिटिवली मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड डू कमेंट अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर सजेशन है, ठीक है।